नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो नेता अब इस रेस में पीछे छूट चुके हैं, जैसे पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी, ये वो नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं लगातार कोशिश कर रहे थे कि इनको सीटें मिले, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को राजनीति से बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ होगा, इनका भविष्य क्या है। केवल यही दो नेता नहीं है, पप्पू यादव हैं, उसी के साथ साथ सूरजभान सिंह हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि सूरजभान सिंह का अब की बार क्या होगा। फिर उसी के साथ साथ अश्विनी चौबे इकलौते मंत्री हैं जिनका कि पत्ता कटा है बिहार से, तो ऐसे में आखिरकार वजह क्या रहे कि उनका पत्ता कट गया। अब उसके बाद पत्ता कट जाने के बाद इन लोग क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे आज के इस एपिसोड में। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकेश सहनी के साथ हुआ क्या। दरअसल मुकेश सहनी करोड़ों की बस में यात्रा कर रहे थे, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से धुआंधार प्रचार किए, दो चरण में उनका चला। उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी थी कि जो भी कहीं ना कहीं जो सहनी समाज है उसको जो भी आरक्षण देगा उसी के साथ वो जाएंगे। अब ऐसे में ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एक्शन ली गई और उसी के साथ साथ ना ही इंडिया ब्लॉक की तरफ से उनको कुछ आदेश मिला। यानी कि बात साफ है कि दोनों ही जो ब्लॉक हैं बड़े, इन लोगों ने सीधा सीधा मुकेश सहनी को जो आरक्षण वाली बात थी उसको लेकर के हामी नहीं भरी, क्योंकि चुनाव का दौर है। और ऐसे में जिस तरीके से मुकेश सहनी का कहना था कि SC ST में या फिर अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं पिछड़ा, ऐसे में कहीं ना कहीं एंट्री करवा दी जाए सहनी समाज की और फिर उसके बाद उनको आरक्षण मिले। तो देखिए, चुनाव का समय बहुत संवेदनशील समय होता है। इस समय में अगर किसी भी तरीके से जातीय समीकरण में छेड़छाड़ की जाएगी तो उसका भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में मुकेश सहनी जो है वो दोनों नाव पर सवार थे। पहले तो कहा जा रहा था कि इधर नहीं जाएंगे तो उधर चले जाएंगे, लेकिन इनका जो दोनों नाव पर सवार रहना था वही इनका काल बन गया। और उसके बाद मुकेश सहनी जो है वो ना इधर के ही रहे ना उधर के ही रहे। अब ऐसे में मुकेश सहनी क्या कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पर जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके लिए साफ साफ होता है कि या तो वो जीतने वाली दल की ओर चले जाएं या फिर वो दूसरे नंबर पर या फिर विपक्ष के दल में चले जाएं। अब ऐसे में मुकेश सहनी ना ही NDA ब्लॉक की तरफ जा पा रहे हैं और ना ही इंडिया ब्लॉक की तरफ जा पा रहे हैं। तो तीसरा वजह जो होता है, तीसरा जो ऑप्शन रह जाता है मुकेश सहनी के पास, वो इतना ही है कि वो अपना बहुमत एक बार साबित करके दिखाएं, वो चुनावी बिसात बिछाएं और जहां जहां से जितना वोट बैंक अपने तरफ कर सकते हैं करने की कोशिश करें। क्योंकि राजनीति है, जरूरी नहीं कि अगर आप जीतेंगे तभी आप बादशाह हैं। यहाँ पर चिराग पासवान से सीखने चाहिए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को। जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 70, 71 से 43 पर समेट दिया था, और अब चिराग पासवान को ही 5 सीटें मिली हैं, पशुपति पारस के हाथ कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद कहीं ना कहीं नंबर आता है पशुपति पारस का। पारस क्या करेंगे? जो उनके साथ थे वो लोग भी अब उनको छोड़ के जा चुके हैं, और चिराग पासवान ने तो लगभग सभी का पत्ता काट दिया है। जो साथ में थे, जिन जिन लोगों ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा था कहीं ना कहीं पारस के साथ मिलकर के, तो ऐसे में पारस के हाथ कुछ नहीं बचा। अब एक और बात है कि पशुपति पारस जब केंद्रीय मंत्री रहे, इतने साल से केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने क्या प्रभाव छोड़ा बिहार पर? उन्होंने पासवान समाज के ही ऊपर क्या प्रभाव छोड़ा? पशुपति पारस तो हमेशा अपना जो पद था उसको एंजॉय करते रहे। पशुपति पारस ने कोई बड़ी रैली नहीं की, कोई बड़ी जनसभा नहीं की, कोई धुआंधार प्रचार नहीं किया। तो जब पशुपति पारस राजनीति में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए एक्टिव मोड में नहीं थे, तो ऐसे में चिराग पासवान बाजी मार गए। चिराग पासवान ने तो जब चाचा तोड़ करके पार्टी गए थे, तब से चिराग पासवान लगातार घूम रहे थे, गांव गांव लगातार आवाज उठा रहे थे, धुआंधार प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। तो चाचा कहां पर लैग कर गए? चाचा यही लैग कर गए कि चाचा को जो अपनी प्रचार प्रसार करने थे, केंद्रीय मंत्री थे, उसका जो रुतबा था उसको थोड़ा समझना था, उसको कहीं ना कहीं जनता के लिए कुछ करना था, बिहार को कुछ देना था, वो दे पाने में अब पशुपति पारस जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं पीछे रह गए और इसकी वजह से पारस का पत्ता कट गया है। अब पारस क्या करें?
देखिए, पारस हर जगह से बातचीत कर चुके थे, पारस विपक्ष में भी बातचीत किए ही होंगे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने साफ कल ट्वीट कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही हैं। तो ऐसे में पारस को भी ये भी समझना चाहिए कि उनके साथ जो जो लोग खड़े हैं, महबूब अली कैसर थे उनकी पार्टी में, फिर उसी के साथ साथ आपको बताते हैं सूरजभान सिंह, तो ये वो लोग हैं जिन लोगों की अपनी हैसियत है राजनीति में। ये लोग किसी भी दल की ओर जाएं, ये लोग अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर लेते हैं। तो ऐसे में पारस यहीं पर अकेले पड़ गए और इसी की वजह से पारस को कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो उठानी पड़ी थी। पारस नीतीश कुमार पर भी ज़्यादा भरोसा कर बैठे। नीतीश कुमार के इशारे पर जिस तरीके से इन्होंने पार्टी तोड़ी, चिराग पासवान जब 43 पर कर दिए तो नीतीश कुमार सदमे में आ गए, अब नीतीश कुमार ने पार्टी तोड़वा दी। तो ऐसे में पारस नीतीश कुमार को ज़्यादा ही अपना मान बैठे। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, 1-1.5 साल में तो ऐसे समीकरण बदल जाते हैं जैसे कि कोई किसी का है ही नहीं। तो ऐसे में पारस की यही भूल हो गई, नीतीश कुमार पर ज़्यादा आश्रित हो गए। अब पारस क्या कर सकते हैं? पारस को कोशिश करना चाहिए था इससे पहले कि वो नीतीश कुमार को कहते, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो सीटें मिलने वाली थी उस कोटे से पारस एक भी सीट अगर अपनी पार्टी को दिला पाते, नीतीश कुमार से बातचीत करते, कोशिश करते, तो कहीं ना कहीं पारस की पार्टी को भी एक सीट मिल जाता। लेकिन अब पारस के हाथ बस इतना ही है कि विधानसभा के चुनाव पर ध्यान रखें। नीतीश कुमार पर अगर भरोसा जताया है तो जो भरोसे वाला कार्ड है वो खेलते रहें, और विधानसभा में अब पारस अपना कुछ कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। अब इसके बाद बताते हैं आपको पप्पू यादव का। देखिए, पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे, तेजस्वी यादव से भी मिलने पहुंचे, बातचीत हुई, तस्वीरें आई थी, तमाम मीडिया में खबरें चली। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पप्पू यादव ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, फिर प्रियंका गांधी की तरफ से सिग्नल मिला और फिर उसके बाद अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया। अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया तो है ही, क्योंकि वहीं से पप्पू यादव अपना जनाधार जो है मजबूती के साथ रखते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव के हाथ कुछ नहीं लगा। पप्पू यादव पूर्णिया से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि बीमा भारती को वहां से आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया। फिर उसके बाद पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच क्या दुश्मनी है ये सब जान रहे हैं, ये कुछ छिपी नहीं है। अब ऐसे में पप्पू यादव फिलहाल सबसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग पोजीशन पे है और तमाम नेताओं की अपेक्षा, चाहे मुकेश सहनी की बात करें, चाहे हम पशुपति पारस की बात करें, चाहे हम अश्विनी चौबे की बात करें, इन सब से ज़्यादा मजबूत स्थिति में फिलहाल पप्पू यादव है। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट अब भी कर सकते हैं। पप्पू यादव बातचीत करने की कोशिश करें कांग्रेस से, फ्रेंडली मैच वहां पर खेला जा सकता है। बीमा भारती भी वहां से चुनाव लड़ेंगी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी वहां से कांग्रेस के सिंबल से ही चुनाव लड़ने की कोशिश करें। सिंबल बैक भी हो सकता है, बीमा भारती से सिंबल लिया भी जा सकता है। अब ऐसे में बातचीत जितना करने की कोशिश करेंगे तो फिर वहां पर कुछ मामला बनता हुआ नजर आएगा। कुछ क्या, बहुत कुछ बन जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव की पूर्णिया में जनाधार बहुत ज़्यादा है। पप्पू यादव जिस तरीके से जब से निराश होकर के लौटे हैं तब से लगातार समर्थकों का भारी समर्थन मिल रहा है पप्पू यादव को। पप्पू यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि अभी भी सांसद नहीं है, मगर फिर भी उनकी पत्नी जो है वो राज्यसभा में फिलहाल सांसद है, और उसके बदौलत दिल्ली में सबसे ज़्यादा सेवा कार्य अगर कोई करता है, बिहार के लोगों के लिए कोई कुछ करता है तो वो पप्पू यादव ही है। तो ऐसे में पप्पू यादव इकलौते इतने मजबूती के नेता हैं, और पप्पू यादव अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। कांग्रेस छोड़ना पप्पू यादव के लिए फिलहाल कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अब जब एक बार अपना पार्टी विलय करा लिया तो फिर छोड़ेंगे तो फिर इमेज गलत नहीं बननी चाहिए। चुनाव लड़े ना लड़े वो एक अलग बात है, मगर इमेज कभी भी गलत नहीं बननी चाहिए। और ऐसे में पप्पू यादव को फिलहाल यही करना चाहिए कि वो कांग्रेस से बातचीत करें, सुलह जो है वो कर ले, और किसी तरीके से वहाँ से पूर्णिया से आप अपना नामांकन भरे, तो फिर उस वैसे में कहीं पप्पू यादव की बात बन सकती है। कांग्रेस छोड़ना फिलहाल ठीक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि कांग्रेस में अभी बिहार में एक बड़े नेता की कमी महसूस की जा सकती है। ऐसे में वैसे तो कन्हैया कुमार और वगैरह है ही, मगर फिर भी एक बड़ा नेता जिसकी पूरी छाप हो, जो कि थोड़ा छवि रखता हो अपना, ऐसा नेता की कमी है। और ऐसे में पप्पू यादव गेम चेंजर हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस को भी
इसके ऊपर कुछ मंथन अगर चाहे तो कर सकती है। ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह भी एक बड़े चेहरा है और ऐसे में सूरजभान सिंह को फिलहाल चाहिए कि वो चिराग गुट से कोशिश करें, सुलह करने की, बातचीत करने की कोशिश करें। जो उनके नेता जो है बीजेपी में है, जो बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, तब वहाँ पर कुछ बात बन सकती है। क्योंकि नवादा साफ सीधा सीधा छिनता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी ने अपने कोटे में ले लिया है अब नवादा को। तो ऐसे में सूरजभान सिंह बीजेपी से बातचीत कर सकते हैं, सूरजभान सिंह चिराग को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर सूरजभान सिंह के हाथ शायद कुछ लग सकता है। लेकिन सूरजभान सिंह की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो इकलौते नेता है जो कि इस तरीके से अपने भाई को भी सांसद बनाया, अपनी पत्नी को भी सांसद बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी नेता के लिए कि वो इतने सारे अपने परिवार में लोगों को अगर तीन बड़े बड़े क्षेत्रों से अगर कहीं ना कहीं अपनी धाक जमा के रखता है, वहाँ पर अपना बना के रखता है, तो ऐसे नेता को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो सुलह करने की कोशिश करें, वहाँ पे काम बन सकता है। इसके बाद बात करेंगे अश्विनी चौबे की। देखिए बाबा का ही पत्ता कटा और सारे मंत्री जो है कहीं ना कहीं, या फिर जो भी सांसद थे उनका पत्ता नहीं कटा, लेकिन अश्विनी चौबे मंत्री रहते हुए भी उनका पत्ता कट गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब अश्विनी चौबे, देखिए हुआ क्या कि अश्विनी चौबे जब मंत्री पद पर थे तो वो बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले व्यक्ति लगने लगे थे। अश्विनी चौबे जो है वो मंत्री पद पर रहते हुए भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रैली करना, जनसभा करना, ऐसी कुछ जो थी वो चर्चाएं नहीं थी। फिर उसके बाद अश्विनी चौबे के अब भक्त को ही, शिष्य को ही कहीं ना कहीं वहाँ से बना दिया गया है, तिवारी जी को। तो ऐसे में अश्विनी चौबे जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए नजर आए। जो दलीलें दी गई जिस तरीके से पार्टी की तरफ से कि उम्र हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ें अब यहाँ पर दिख नहीं रही। 71-72 की उम्र और भी लोगों की है बीजेपी की जो मंत्री पद पर थे, लेकिन उन लोगों को मिला है। अश्विनी चौबे लैग कहाँ कर गए कि उन्होंने 60 गांठ नहीं रखी। होता है ना, 4-5 लोग होते हैं जो कि पीछे से लगातार पार्टी के बीच आवाज़ उठाते रहते हैं कि अश्विनी चौबे जी को सीट मिलना चाहिए, सीट मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर बाबा जो है वो लैग कर गए और ऐसे में बाबा के हाथ से सब कुछ चला गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी भी आसार सबके लिए कुछ ना कुछ है। या तो फिर सत्ता पक्ष से सुलह करने की कोशिश करें या फिर विपक्ष से बातचीत करने की कोशिश करें, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपना बहुमत एक बार साबित करिए। हार जीत की बात नहीं है, आप कितना वोट बैंक काट पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, सीखने वाली बात है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी जो है कहीं ना कहीं जन समर्थन जो है वो साफ साफ सिद्ध की थी, तो ऐसे में यही अब रास्ते इन लोगों के पास है। बाकी क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।